नमस्कार। योगी के सिंघम पर बंगाल में चुनाव युद्ध। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बोलते हुए काशी में सुन रहे थे, लेकिन अब तैयारी है बंगाल के उस महासंग्राम की जिसमें कल दूसरे दौर की वोटिंग होनी है। 142 सीटों पर होनी है और बंगाल में फाइनल वोटिंग शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग होगी। उससे पहले यूपी के एक अफसर पर बंगाल और यूपी दोनों की सियासत में उबाल आया है। अपराधियों के एनकाउंटर और सख्त छवि के लिए मशहूर आईपीएस अजय पाल शर्मा के वीडियो पर वार पलटवार हो रहा है। बंगाल चुनाव में पुलिस ऑब्जर्वर बनकर आए अजय पाल शर्मा ने कल टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के क्षेत्र में जाकर चेतावनी दी थी कि अगर कोई गड़बड़ी की शिकायत आई तो कायदे से इलाज होगा। जहांगीर खान ने पलटवार में कहा कि खेला तुमने शुरू किया है, शेष हम करेंगे, यानी खत्म हम करेंगे। टीएमसी अजय पाल शर्मा को निशाने पर ले रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चेतावनी दे दी है कि सही समय आने पर ऐसे अफसर खोजे जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे। सवाल है कि क्या अजय पाल शर्मा के बहाने चुनाव में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों में विपक्ष का डर सामने आ गया है? क्या टीएमसी के कथित गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान वाकई बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है? योगी के सिंघम पर बंगाल में चुनाव युद्ध। इससे पहले कि मेहमानों से आपका परिचय कराएं, ये रिपोर्ट देखिए। अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए आईपीएस अजय पाल शर्मा का ये अंदाज बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में शोले भड़का गया है। तो जहांगीर खान के क्या बच्चे? ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। दक्षिण 24 परगना की फल्टा सीट के टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने न सिर्फ आईपीएस अजय पाल पर पलटवार किया है, बल्कि उसने सीआरपीएफ को भी धमकी दी है। খেলাটা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব, তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় মাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, सीआरपीएफ हवाई उड़े जाए। जहांगीर खान को अभिषेक बैनर्जी का करीबी माना जाता है। जहांगीर खान वो व्यक्ति है जिस पर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव कराने का आरोप लगा था। ऐसे में जहांगीर खान को चुनाव में कायदे से रहने की आईपीएस अजय पाल की दो टूक के बाद जहां बीजेपी के नेता उन्हें सिंघम कह रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से लेकर अखिलेश यादव ने अजय पाल के खिलाफ मानो चार्जशीट निकाल दी है। After 4th of May, you will go back to your state and you will be saved by your political masters. Let me say this in no uncertain terms. We will find you. We will file an FIR against you. There will be a charge sheet filed against you. And we will drag you to the court of law where the strongest arm of the law will fall upon you. आईपीएस अजय पाल के खिलाफ अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम न इन्हें भागने देंगे, न भूमिगत होने देंगे। ये अधिकारी जब प्रयागराज में थे, कुंभ के सबके बदनाम अधिकारी, जहां जहां गए आप अनैतिक काम करवा लीजिए। अब ऐसी कौन सी गोटी फंसी हुई है मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में, हमें नहीं पता, लेकिन जो भाषा कल उनकी आई है ये एक अधिकारी की भाषा नहीं है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस अधिकारी महोदय को भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली इनको ज्वाइनिंग करा दे। आखिरी फेज की वोटिंग के पहले आईपीएस अजय पाल के खिलाफ टीएमसी किस तरह माहौल बना रही है, इसे सिर्फ ऐसे समझिए कि मंगलवार को पलटा में टीएमसी कार्यालय के सामने से जब सीआरपीएफ गाड़ियों के काफिले के साथ अजय पाल गुजरे तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई।
टीएमसी पहले से केंद्रीय बलों की तैनाती और अन्य राज्यों के अधिकारियों की नियुक्ति को चुनावी मुद्दा बना रही थी, लेकिन अब आईपीएस अजय पाल के नाम पर एक ऐसा दांव लगा है जिसे बीजेपी के खिलाफ बंगाल से लेकर यूपी की सियासत तक भुनाने की कोशिश का आरोप लगा है। बीजेपी ने इसे विपक्ष की बौखलाहट कहा है। बंगाल में दीदी की दादागिरी खत्म होने के दिन अब आ गए हैं और इसीलिए आज पूरे विपक्ष में बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी इस तरह की बौखलाहट प्रदर्शित करके पेशबंदी कर रही है, इस तरह की हार के प्रति कारण इकट्ठा करने का काम कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा का मुकाबला करना अब विपक्ष के बस की बात नहीं है। वैसे तो पहले चरण के चुनाव वाले दिन से लेकर अब तक बंगाल में राजनीतिक हिंसा की कुछ घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन सख्ती के चलते पहले के चुनावों के मुकाबले ये बेहद कम है। तो उधर इस चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री के चर्चित बयानों में टीएमसी के कथित गुंडों को बार बार दी गई उनकी चेतावनी है। दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। टीएमसी इस बयान के आधार पर पार्टी के नेताओं को धमकाने का आरोप लगा चुकी है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं और विवेक श्रीवास्तव नेता वाम दलों के हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि इस वीडियो के बाद बड़ा हो हंगामा शुरू हो गया। अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी सीधा कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज कराएंगे इनके खिलाफ। वो कह रहे हैं ये सब अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के। जवाब दीजिए। अंजना जी, देखिए, पश्चिम बंगाल में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है 4 मई ममता बनर्जी गई और अब की बार बीजेपी सरकार। आज प्रश्न ये उठता है कि ममता बनर्जी, जो कि अराजकता की मूर्ति है और जंगल राज का पर्याय है, उनको जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हमारे आईपीएस ऑफिसर्स हो जो पर्यवेक्षक बन के गए हैं, और या हम देखते हैं किस तरह से हर व्यक्ति जो कि कानून के राज के तहत काम करने का प्रयास करता है, उसके लिए अब शब्द कहे जाते हैं। और मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, क्या कह रहे थे अजय पाल शर्मा जी, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, पर्यवेक्षक बन के गए हैं। उन्होंने कहा कायदे से इलाज किया जाएगा उन लोगों का जो लोग वोटर्स को, आम जनता को धमका रहे हैं कि वोट मत करना। अब इसमें जहांगीर खान को क्या आपत्ति हो सकती है? वो कह रहे हैं कि भाई पिक्चर अभी बाकी है, तो बिल्कुल पिक्चर बाकी है। जब 4 मई को पूरी पिक्चर आएगी तो ममता बनर्जी अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का पर्याय कहीं दिखाई नहीं देंगी। और कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, आपको मालूम है कल ही की खबर है, डायमंड हार्बर में टीएमसी के गुंडों के पास 100 जो लाइव बॉम्ब हैं, हथगोले हैं, वो पाए गए हैं। इसी तरह से डायमंड हार्बर में ही जो प्रत्याशी हैं, टीएमसी के गुंडे हैं, ये वोटर को कह रहे हैं बाहर मत निकलना। अगर आप जय श्री राम का नारा लगा दो तो वहां पे मारने लगते हैं पब्लिक को। और देखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, याद करिए हमारी बहन की हत्या हुई बलात्कार होने के बाद, और किस तरह से ममता बनर्जी ने विक्टिम शेमिंग करी, पीड़ित परिवार को ही गलत ठहराया। 8 बजे के बाद लड़की क्यों घर से बाहर निकली, हॉस्टल से बाहर क्यों निकली, ये कहा। अभी 7 न्यायिक अधिकारी बंधक बना लिए गए। फटकार किसने लगाई अंजना? फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। और अभी 3 दिन पहले की बात है, जब ईडी अपना कार्य कर रही थी कोयला घोटाले में, तो ईडी के अफसरों को रोक देना, साक्ष्यों को, प्रमाण को नष्ट करना, और वो एक तस्वीर है, वो जो फाइल लेके बाहर भागी थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने, अंजना जी, क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये जो हुआ है ये लोकतंत्र को खतरे में डालता है। मैं समझता हूं कि कभी भी ऐसा
आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ ठीक कि है। किसी मुख्यमंत्री के लिए ठीक है। ये शब्द सर्वोच्च न्यायालय ने कहे ठीक हों। और है। अभी भी चुनाव में क्योंकि महिला बाहर जी, निकल जी। के वोट डाल रही है, हाँ। जिनका जो रुझान है वो भाजपा की तरफ है, इसलिए ममता बनर्जी डरी अब मैं है, लौट रही हूँ आपके घबराई पास। स्वयं है, प्रकाश वो पुरोहित जानती जी, हैं स्वयं कि प्रकाश बदलाव की पुरोहित जी, बेला चल चुकी है। चलिए। और वो अब आगे- डर है नहीं है, चुनाव अपनी जगह पर है। आप जितने कॉन्फिडेंट हैं ममता बनर्जी गई या ममता बनर्जी जम गई, ये जनता डिसाइड करेगी। लेकिन अगर कोई वोटर्स को डरा रहा है, धमका रहा है, और ये पहला उदाहरण नहीं है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये सच है कि जुडिशियल ऑफिसर्स को लिटरली किडनैप करके रखा गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। भाई ये जो केंद्र सरकार के नीचे के अधिकारी हैं, वो इसी देश के हैं कि नहीं है पुरोहित जी? इसी देश के हैं कि नहीं है? एकदम। और वो जो भीड़ है, वो जो जनता है, वो भी इसी देश के नागरिक है। ये चुनाव कोई दूसरी देश से नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। और बंगाल के अंदर में जिस तरह से आप बुलडोज कर करके सत्ता को हथियाने के लिए एक षड्यंत्र रच रहे हैं, आपने क्या किया? आप जयंत कांत बोल करके आपका एक अधिकारी है, उसकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की नेता है। अरिंदम डाकुआ जो पीएस रहा हुआ है सीएम का, उसको लेकर के आए हैं। हिंदुस्तान के अंदर में 483 से ज्यादा अफसरों का तबादला सिर्फ एक राज्य को जीतने के लिए हुआ है। पूरे देश का चुनाव हो जाता है उतने अधिकारियों का तबादला करके। वन इलेक्शन, वन पैटर्न, वन बेनिफिशियरी। डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। मैं बताता हूं कि अब अपना जो आरपी एक्ट क्या कहता है कि आप प्रोविजन है उसके अंदर में कि 48 घंटे पहले जब कैंपेनिंग बंद हो जाती है, कोई भी तरह का लाइव स्ट्रीमिंग, कोई भी तरह का उनका प्रसारण, आज के पेपर उठा करके देख लीजिए, सारे पेपरों में भारतीय जनता पार्टी के ऐड छपे हुए हैं। और कल आगामी काल और अभी भी कहीं ना कहीं भाषण देते हुए या कुछ करते हुए या ये लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी। और ये 2014 के बाद से हुआ है। और ये नरेंद्र मोदी की ब्रांड एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है। और उस सत्ता को हथियाने के लिए अमित शाह जी बैठे हैं। व्यापारियों को धमकाया जा रहा है। बंगाल में कार्यकर्ताओं को, झंडा लगाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर ले रहे हैं कि वो तृणमूल का आदमी है, उसको ले लो। तृणमूल के 27 लाख लोगों के जो बंगाल की जनता है, उनका वोट अधिकार छीनने के बाद भी ये चुनाव हो रहा है। और हम लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है भारत को। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है कि उस पर हंसे जा रहे हैं कि 250-300 लोग मर गए लाइन में। वोटबंदी जैसे हुई, कितना काला धन आया, उतना ही घुसपैठिया आपने निकाल दिए। और आप ज्ञानेश कुमार जी बहुत थपथपा रहे हैं कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवा दिया। अरे भाई कहां शांति है? गोली चल रही है, आपके लोग जाके मार रहे हैं, महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये अधिकारी जा करके वह गांव के अंदर में जो किसान महिला है, अगर किसी के घर में अगर पुरुष नहीं है तो किसी अधिकारी को जाने का राइट नहीं है। कानून के हिसाब से काम करिए ना, कौन मना करता है? अगर गुंडा है उसको जेल दीजिए। अर्जुन सिंह, पवन सिंह दोनों बाप बेटा गुंडा है, दोनों को टिकट दे दिया, दोनों केंद्रीय वाहिनी को लेके चल रहे हैं। और तृणमूल के छोटे बच्चे उसके बेटे से छोटी उम्र के कार्यकर्ताओं को मार रहा है, धमका दे रहा है। लाइव वीडियो में दिखाया है आपने। गुंडे कौन है? आप बोल रहे हैं भय मुक्त। अरे भय का वातावरण आपने तैयार कर दिया है पश्चिम बंगाल के अंदर में, व्यापारियों के अंदर में। आपने जिस तरह से एक टैक्स टेररिज्म जनता पर थोप दिया है। 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, कोई चर्चा नहीं है देश के अंदर में अन्य मुद्दों के ऊपर में, सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव। कैसे चुनाव जीतना है? वन इंडिया, वन इलेक्शन, वन लीडर, ऐसे चलेगा। ये आरएसएस की सोच है। और ये जो 1000 करोड़ का जो एपिसोड हुआ, कोई चर्चा नहीं है उसके ऊपर। गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले आरपी एक्ट की बात कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ना ममता बनर्जी ने पढ़ा है और ना यहां प्रवक्ता जो बैठे हैं। क्योंकि एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो करवाया जा रहा है, वो आरपी एक्ट का ही हिस्सा है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे कराया जा रहा है। अब इनकी दिक्कत क्या है अंजना जी? इनका वोट बैंक घुसपैठी, बात कर रहा हूं, रोहिंग्या जो भारतीय नागरिक नहीं है, बीच में प्लीज बीच में मैं भी आरपी एक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं। भारत का कानून है, हो सकता है आपको किसी और देश का कानून में यकीन हो। हाँ, तो सबसे पहली बात है, अब जब 92% मतदान होता है तो इनकी हवा इसलिए खराब है अंजना जी, क्योंकि पहले जो मतदान होता था तो घुसपैठियों को वोटर आईडी देना, उनको पहचान पत्र देना। अरे मिस्टर पुरोहित, ये तरीका अच्छा नहीं। आपके बीच में किसी और ने नहीं टीवी पे गुंडागर्दी नहीं। खत्म कीजिए गौरव जी। धन्यवाद अंजना जी। 92.6% का मतदान जब से हुआ है, ममता बनर्जी का चेहरा लटक गया है, वो नर्वसिया गई है।
उनको पता है इस बार रोहिंग्या जिनसे वो ईलू ईलू करती थी, कहती थी कि भाई ये दूध देने वाली गाय है, मैं दुलत्ती भी सह लूंगी, उनका वोट तो है नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, जब अमित शाह जी ने यह आश्वासन दिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बाहर निकलो और वोट डालो और कोई टीएमसी का गुंडा तुम्हें रोक नहीं पाएगा। 4 मई के बाद भी 60 दिन तक पैरामिलिट्री फोर्सेस पश्चिम बंगाल की धरती पर रहेंगी। इससे आश्वासन मिला है और आप देखिएगा जब दूसरे चरण का मतदान होगा तो टीएमसी का सुपड़ा साफ होगा, भाजपा को 100% सीटें मिलेंगी क्योंकि लोगों में भरोसा है कि बदलाव की बेला है, हमें टीएमसी को हटाना है। दूसरी बात संवैधानिक करता हूं, अंजना जी आपने वो बयान सुने होंगे, चाहे ममता बनर्जी हो और तमाम लीडर जो कह रहे हैं बाहरी कैसे पश्चिम बंगाल में आ गए। मैं भारत का नागरिक हूं, हमारे 140 करोड़ भारतीय नागरिक ये बात पूछ रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी और कोई भी नेता जो भारतीय नागरिक है वो पश्चिम बंगाल जाएगा तो वो बाहरी कैसे हो जाता है, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? और इसीलिए मैं कहता हूं ममता बनर्जी आज वो लीडर बन गई है जो कसम तो संविधान की लेती हैं, लेकिन हर उनका जो कदम होता है, फैसला होता है, वो केवल संविधान को तार तार करने वाला होता है। चाहे वो 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाना हो, चाहे संदेश खाली हो, आरजीकर मेडिकल हो, ईडी की जांच रोकना हो, और चाहे वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को बाहरी बुलाना हो। सापरा साहब, ये आरोप क्या आपकी तरफ से नहीं लगेंगे? क्योंकि आज सवाल ये है ना कि ये कई जगहों पर और जहांगीर खान पर भी आरोप है, कई लोगों ने ही वहां पर जाकर आरोप लगाया और ये कहा कि डराया धमकाया जा रहा है अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस भी तो इसका सामना करती होगी या नहीं होता है वहां? अंजना जी देखिए, हम तो यही कहते हैं कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव होना चाहिए और पुलिस का और प्रशासन का इकबाल जो है वो हमेशा कायम रहना चाहिए। लेकिन पुलिस का इकबाल जो है उसके तहत कोई हिडन एजेंडा अगर कोई पार्टी चलाना चाहती हो तो वो भी ठीक नहीं है। मैं अभी सवाल पूछना चाहता हूं, दोनों पार्टियां यहां पर है, बीजेपी भी तृणमूल भी यहां पर है। परसों जब आसनसोल के अंदर हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई, देवदीप चटर्जी मैं नाम के साथ बोल रहा हूं, जो हमारे आसनसोल के उम्मीदवार का राइट हैंड था, उसकी हत्या हो गई अंजना जी। लेकिन वहां पर कोई सिंघम अजय पाल शर्मा नहीं पहुंचे हैं। मुर्शिदाबाद में या मालदा में जो पहले राउंड के अंदर जब वहां पर मारधाड़ हुई हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में, तो हम एफआईआर लिखाने गए तो हमारी एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही थी वहां पर, तो हमको निर्वाचन आयोग में जाकर के कंप्लेंट करनी पड़ी है। तो हमने ये परिस्थिति देखी है और देख रहे हैं। दरअसल बात यह है कि बंगाल की जनता भी जानती है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। दोनों ने वादा खिलाफी की है, दोनों जुमलेबाज हैं। एक राष्ट्र स्तर के जुमलेबाज हैं, एक राज्य स्तर के जुमलेबाज हैं। इनके पास में अभी जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। ममता बनर्जी ने मां माती मानुष की बात की और पहले वोट ली, लेकिन अभी क्या किया उन्होंने भ्रष्टाचार दिया, उन्होंने माफिया राज दिया पश्चिम बंगाल को। यही सारी चीजें हुई है। और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी देखें तो आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय अमित शाह और इनकी सारी बटालियन, दिल्ली के सब मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर आकर के प्रचार करके गए, लेकिन इनको नजर आ रहा है कि साध्य कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हो सकता है कि मछली दिखाने के बाद भी 5 से 25 किलो की मछली ये लोग आजकल दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री झालमुड़ी वहां पर खा करके अपना फोटो ऑप कर रहे हैं। कभी बोट पर बैठ करके वो पीआर टीआरपी और हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है कि उनकी दाल नहीं गल रही है, तो इसीलिए शायद इस तरह का माहौल बना रहे हैं, डर का माहौल, ध्रुवीकरण का माहौल, द्वेष का माहौल बना रहे हैं, जो कि सापरा साहब आप अच्छी बात देवदीप जी की बात कर रहे हैं। आसनसोल में जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, देवदीप जी की हत्या की बात कर रहे हैं आप। देवदीप चैटर्जी, तो उसमें तो टीएमसी के ही नेता का नाम आ रहा है, टीएमसी के ही नेता का नाम आ रहा है। ऐसे में तो अगर वही तो मैं कह रहा हूं कि तब पुलिस प्रशासन कहाँ था और तब ये ऐसे सिंघम कहाँ थे। वही तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस का व्यक्ति अगर उसकी हत्या होती है तो वहां पर सिंघम नहीं पहुंचता है, यहां पर अजय पाल शर्मा पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा भी हो सकता है। मैं इसकी तरफ आपका ध्यान तो आपको हर जगह ऐसा सिंघम चाहिए या
कहीं भी नहीं होना चाहिए, ये भी तो है ना इशू, क्योंकि वो तो जिस फाल्टा सीट की बात हो रही है वो तो दूसरी नहीं, जगह वो पर है ना, हत्या को- आसनसोल तो भाई, दूसरी जगह है। हाँ, वो हत्या नहीं, वो हत्या अगर हुई है तो क्या सही हुई है? वो हत्यारों को पकड़ा क्यों नहीं गया? बिल्कुल। वो हत्या को होने से रोका क्यों नहीं गया? कई सारे प्रश्न गौरव है जी ना, इस पर कौन जवाब इसकी दे, उससे जवाबदारी पहले लेगा? विवेक जी किसकी आपके पास भी आ रही accountability है? हूँ। निर्वाचन क्या आयोग वाम की दलों के नेता accountability भी इस तरह का एक जिसको कहते हैं कि कई बार वोट के पहले लोगों को डराना धमकाना, और एक वहां पर हमेशा प्रचलन ये कहा जाता है कि टीएमसी इज द न्यू लेफ्ट, आप लोगों को अब सामना करना पड़ रहा है क्या कि टीएमसी के कार्यकर्ता अपोज करा रहे हैं जो आरोप फाल्टा में जहांगीर पर है? नहीं, हमने पहले भी कंप्लेंट्स भी दायर करी हैं। पहले भी ऐसा हुआ था, पंचायती राज चुनाव में भी ऐसा हुआ था कि कैंडिडेट्स को पर्चा नहीं भरने दिया, या हमारी पार्टियों के ऊपर, पार्टी ऑफिसर्स के ऊपर बहुत सारा हमला हुआ। लॉट ऑफ इट हैज हैपेंड। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? आप यू कैन नॉट गेट इन द सेंट्रल फोर्सेज और यू कैन नॉट गेट इन द सेंट्रल पुलिस ऑफिसर जो सीनियर लेवल के हैं, और वो पता लगा साहब टीएमसी से हटे तो बीजेपी के साथ खड़े हो गए। ये एक रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए ना। और मेरे फ्रेंड गौरव भाटिया यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत एस्टीम्ड, ही इज अ सीनियर एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड अ लर्नेड मैन। सर आप बताएं कि क्या एक आईपीएस ऑफिसर अगर इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए ये इजी गिविंग अ रैली, जो अभी आज तक पे आपने पैकेज पे देखा जिस तरीके से संबोधन चलता है, ये एक चीप पब्लिसिटी के लिए, क्या ये एक आईपीएस ऑफिसर की रूल बुक के प्रोटोकॉल में है? बड़ी सीधी सी बात है। आप खड़े हो, यू आर एन आईपीएस ऑफिसर, यू हैव टू एक्ट। आप काम करिए ना। कोई क्रिमिनल है आप पकड़िए, जहांगीर खान गलत है आप एक्शन लीजिए, लेकिन आप एक्शन कम ले रहे हैं और आप ड्रामा ज्यादा कर रहे हैं। आप खड़े हो रहे हैं और आप जो टी शर्ट पहन के आप पहुंच गए भीड़ के बीच में, आपने माइक पकड़ा, आपने बोला साहब मैं ये कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। मुझे तो नहीं लगता दिस इज इन द रूल बुक ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर। ये आजकल के एक सेंसेशनलिज्म हो गया है। और मुझे आज भी याद है कुछ साल पहले व्हेन द यंग लॉयर्स started doing a lot of judicial activism, many a times the senior judge, the judiciary used to intervene and say no, judicial activism has to be at the minimal. ये ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। उसी प्रकार से गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी वो कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं ये आईपीएस अधिकारी। मैं जवाब, ठीक है। सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का उत्तर देते हैं। देखिए विरोधाभास, देखिए ये स्वयं कह रहे हैं कि जब पुलिस के पास एफआईआर के लिए गए कांग्रेस के नेता तो एफआईआर नहीं लिखी गई। और यही बात भी भारतीय जनता पार्टी कहती आई है कि वर्दी का टीएमसीकरण हुआ है। वर्दी पहली बार प्रदर्शन पे ममता बनर्जी के साथ बैठी हुई दिखी अंजना जी, और इसी को दूर करने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने करी है। और एफआईआर हुई कैसे? जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए कांग्रेस के वर्कर। इसका मतलब निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है और पर्यवेक्षक होना और पैरामिलिट्री फोर्सेस होना वहां अनिवार्य है। दूसरी बात, देखिए अधीर रंजन चौधरी जी, अंजना जी आप याद करिए 1.5 साल पहले कांग्रेस के वर्कर्स थे, और मैं तो संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, कांग्रेस के वर्कर्स हैं, राजनीति में है, इसका यह मतलब थोड़ी ना कि टीएमसी के गुंडे उन्हें मार देंगे। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा था कि ममता बनर्जी के गुंडे हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। क्या इंडी अलायंस टूटा? क्या राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी से हम कोई भी अलायंस नहीं करेंगे? अपने वर्कर्स की लाश पर कदम रख के टीएमसी के साथ एक ऐसा समझौता किया जिसको जनता ने नकार दिया। तीसरी बात जो विवेक जी ने पूछा, देखिए रील, मैं खबर इस वक्त आ रही है, मुझे सभी को रोकना पड़ेगा। बंगाल के मुख्य चुनाव जो अधिकारी हैं उनका बयान है, मनोज कुमार उनका नाम है, और मनोज कुमार कह रहे हैं कि पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात है और चुनाव शांतिपूर्ण होंगे। देखिए सबसे जरूरी है, जैसे पहले फेज में पूरी कोशिश हुई, 1-2 जगहों पर झड़पें जरूर हुई, लेकिन कहीं पर भी किसी की मृत्यु नहीं हुई, और ये अच्छी बात है। जिस तरह की हिंसा के लिए, मतलब आप सोचिए 15-15, 17-17 लोग औसतन मर जाते हैं चुनाव में, वोटिंग में, सिर्फ बंगाल में। मतलब जैसे कोई ऐसा कैलामिटी हो, मतलब जो कि आपको पता है कि भाई चुनाव है, वोटिंग है, कुछ लोग तो मरेंगे। वो स्थिति अगर पलटती है और आज आश्वासन ये मिल रहा है बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से कि चुनाव शांतिपूर्ण होंगे, तो वोटर में भी इससे एक भरोसा जगता है, और वोटर फिर ये सोचता है कि भाई वोट डालने के लिए हमें जाना चाहिए, भारी वहां पर तैनाती है सुरक्षा बलों की, तो हम सुरक्षित वोट डाल पाएंगे।
सापरा साहब, उनके सवाल का सीधा जवाब दीजिए। अभी आप कह रहे हैं कि आपके एक कार्यकर्ता पर, टीएमसी के नेता का आरोप है कि उन्होंने हत्या की है। आप वो कह रहे हैं कि आप अपने कार्यकर्ताओं की चिताओं के ऊपर चढ़कर भी टीएमसी के साथ समझौता कर लेते हैं जब इंडिया गठबंधन की बात होती है। नहीं, ये डायलॉग बाजी करते हैं, और ये डायलॉग बाजी की वजह से मैंने कहा कि ये जुमलेबाज पार्टी है। बीजेपी यानी भारतीय जुमलेबाज पार्टी, भारत की झूठी पार्टी। इनको याद दिलाना पड़ेगा कि 2024 के अंदर हमारा लोकसभा में टीएमसी के साथ में अलायंस नहीं हुआ था, हम अलग अलग लड़े थे। इनको याद दिलाना पड़ेगा। आज भी हम 294 सीटों पर इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि टीएमसी का जो माफिया राज है, उसका गुंडा राज है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो जुमला राज है, जो आप लोग पूरे देश की जनता को किस तरह से बेवकूफ बना रहे हो, तो हम दोनों के खिलाफ खड़े हैं। और एक तीसरा अल्टरनेट जनता भी देख रही है, पश्चिम बंगाल की जनता, कि जहां पर उनको टीएमसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा है, और बीजेपी के जो ध्रुवीकरण का एजेंडा जो है, जो जातिवाद का, नफरत का एजेंडा है, उसको भी लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये देखते हुए एक तीसरा अल्टरनेट उभर रहा है, यही तो मैं बता रहा हूं। और एक छोटा एग्जांपल और दे देता हूं। आईपीएल मैच आजकल चल रहे हैं, आईपीएल की टीमों में जितने प्लेयर है ना, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, लेकिन वही प्लेयर जब भारत की टीम में जाते हैं तो वो भारत के लिए खेलते हैं। तो हम, अगर देश के सामने संकट आएगा, अगर देश के सामने संविधान के लिए खतरा होगा, लोकतंत्र के लिए खतरा होगा, अगर आप लोग बोलोगे कि 400 पार होगा तो हम संविधान बदलेंगे, तो हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए इकट्ठे लड़ेंगे केंद्र में। तो ये इंडिया टीम है, इंडिया टीम में इकट्ठे रहेंगे। तो राजनीतिक हत्या जो है वो संविधान के दायरे में आपको दिखाई देती है? मैं उत्तर दे दूं सापरा साहब? ना, संविधान के दायरे में नहीं, आप इसको गलत ले रही है। मैंने कहा जब ये कहेंगे कि 400 पार होगा तो हम संविधान बदलेंगे। जब लोकतंत्र की हत्या करने जाएंगे तो लोकतंत्र की हत्या होने से रोकना हमारा परम धर्म है। संविधान से तोड़ मरोड़ करेंगे पुरोहित जी तो एक बार उसको बोलने, रोकना फिर मैं आ रही हूं। हमारा गौरव जी एक परम साथ धर्म ही है। जवाब दीजिएगा। पुरोहित जी देखिए, चाहे वो वामदल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी तो आरोप लगा ही रही है। उन्होंने भी कहा कि टीएमसी की गुंडा गर्दी और दादागिरी के खिलाफ हम लड़ेंगे। अब अगर जहांगीर खान ऐसा वहां पर धमका रहे हैं लोगों को, तो पुलिस अधिकारी तो पब्लिकली बोलते ही, ऐसे क्लैश की स्थिति में बाकायदा माइक पर जो पुलिस अधिकारी होता है वो वहां पर लोगों को एड्रेस करता ही है। इसमें क्या गलत है? नहीं देखिए, पुलिस अधिकारी धमका रहा है उसके लिए कोई बात नहीं है, मगर आप किसको धमका रहे हैं वो मैंने पहले बता दिया। मगर पश्चिम बंगाल का जो ये इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है, आप थोड़ा इतिहास में जाइए। पिछले 50 सालों में 34 साल वामपंथी शासन ने राज किया और करीब 15 साल से हमारी सरकार है। वामपंथी शासन में 62,000 से ज्यादा पॉलिटिकल किलिंग्स हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर में। पश्चिम बंगाल में लोगों को मार दिया जाता था, काट दिया जाता था और गाड़ दिया जाता था। पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार आई, बदला नहीं बदल जाई, ये नारा दिया गया। वामपंथी करने वाले युवा नेताओं अगर वो चाहते थे तो वो दीदी के साथ आए, बहुत से लोग आए, सभी पार्टियों के लोग आए। मगर क्या हुआ, अभी 2014 के बाद से जब से केंद्र में एक सरकार आई है, उनको उस चश्मे में नहीं दिख रहा है कि कितना नियंत्रण हुआ है। आप मुझे सिर्फ फिगर्स बता दीजिए कि कितने लोगों की 15 साल में ममता बनर्जी के शासन में राजनीतिक हत्याएं हुई है। मैं डिनाई नहीं करता हूं कि राम राज्य आ गया है, मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूं, मगर कितनी कमी आई है। बंगाल को एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है। छोटी सी मिल खुलती थी, बंद लाल झंडा लग जाता था, आज उसको तैयार कर दिया ममता बनर्जी ने। और राहुल गांधी आकर के बयान देते हैं, जो इंपोर्टेड कपड़े, इंपोर्टेड टी शर्ट पहनते हैं, वो गांधी के विचारों पर चलने वाली ममता बंदोपाध्याय को भ्रष्टाचारी बोलते हैं। उनको अपनी मम्मी से पूछ लेना चाहिए था कि मैं ऐसा जाकर बोलूं क्या। उनकी वजह से 2009 में दोबारा यूपीए 2 की सरकार आई थी, जब मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी का हाथ पकड़ा था। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सम्मान मत खोइए, एक महिला का सम्मान मत कम करिए। आप लोग जवाब दीजिए। हालांकि उन्होंने हमला वामदल और कांग्रेस पे किया है इस बार। एक बार छोटा सा सापरा साहब से कमेंट लेती हूँ, फिर आ रही हूँ। गौरव जी जल्दी से जवाब दीजिए। आपको ये इतिहास याद दिला रहे हैं कि यूपीए की सरकार ममता दी की वजह से बनी थी, और राहुल जी को भी सिखा रहे हैं वो कुछ। अरे तो कई नहीं, तो इतिहास मैं भी बता सकता हूं। ये भी जवाब दे दे, जब जगदीप धनखड़ का चुनाव था उपराष्ट्रपति का, तब ममता जी ने एब्सटेन क्यों किया था? भूमि अधिग्रहण बिल पर एब्सटेन क्यों किया था ममता जी ने? क्या सेटिंग थी?
क्या मैच फिक्सिंग थी आपकी भाजपा के साथ में? इसका भी उत्तर दे दीजिए। हमसे आपको ये पूछा नहीं समझना गया पड़ेगा था। कि हमसे बंगाल पूछा की नहीं गया जनता था। को सुन ड्रामा लीजिए। नहीं, विकास हमसे चाहिए। आपने पूछा नहीं गया था। आपको ये सुनिए, समझना चाहिए, ममता बंगाल की बनर्जी जनता को अपमान स्लोगन करेंगे। नहीं, सैलरी सुनिए, चाहिए, ये दिल्ली से नहीं नौकरियां चलेगा चाहिए। ना बंगाल। अब बीच में ये क्यों बंगाल बोल दिल्ली रहे से हैं? नहीं चलेगा। अब बीच में दिल्ली क्यों के बोल रहे हैं जमींदार, भाई? चाहे वो कांग्रेस हो या भाई मेरा बीजेपी हो, उत्तर वो तो पूरा बंगाल को होने नहीं दीजिए ना। चलाएगा। बंगाल अब को व्याकुल बंगाल क्यों हो की रहे, बेचैन क्यों हो रहे हैं? भाई मैं तो चलिए, आपके ठीक है। बीच में बोला नहीं था, नहीं, मैं आप आपके बता बीच रहे में हैं ना, बोला नहीं था ना, आप क्यों लोग परेशान हो देखिए, रहे हैं? सापरा ठीक है जी, चरण सिंह जी, मुझे कांग्रेस लगता है कि कांग्रेस आपने की सापरा नहीं, साहब नहीं, अपना परेशान- पॉइंट बना लिया। जल्दी से विवेक जी आपका कमेंट। वो कह रहे हैं हिंसा तो और रक्त चरित्र पहचान बन गई थी आपके वाम दल जब 34 साल शासन चला बंगाल में, तो पूरे देश दुनिया ने देखा क्या हालत थी। भाई ममता बनर्जी उसी कार्यकाल में शी हैज डेवलप्ड एज अ लीडर, एक स्टूडेंट लीडर से लेकर के यूथ कांग्रेस के लीडर से लेकर के अपनी पार्टी बना करके जो नेत्री सत्ता में आई है उसकी पार्टी कह रही है साहब की प्रजातंत्र गायब था। ये एक रिडिकुलस सा कमेंट है, लेकिन फिर भी चलिए, इन्होंने बोला तो बोला। लेकिन अभी आप 15 साल से आप लगभग शासन के अंदर हैं, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसमें कांग्रेस ने 50 साल पहले क्या किया, वामपंथ का क्या हुआ, हाउ डज इट मैटर? आज जो इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर एलिगेशंस आ रहे हैं, तो उसके लिए तृणमूल कांग्रेस को ओनरशिप लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री आपकी है, सत्ता में आपकी पार्टी है, बड़ी क्लियर सी बात है। और इस बार बड़ा आप नहीं भूल सकते हैं इस देश में वामपंथियों ने कितना नुकसान किया है। ममता बनर्जी कभी भी वामपंथियों के साथ नहीं शेयर करती है। ठीक है उन्होंने गौरव जी अब सबकी बातों का जवाब दीजिए, सबकी बात का जवाब। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो टीएमसी प्रवक्ता की बात का जवाब दे देते हैं। इन्होंने कहा कि कितनी हत्या हुई हैं, बताइए हमें। एक भी हत्या हो अगर राजनीतिक द्वेष से, बहुत ज्यादा है। और हम तो स्पष्टता से कह रहे हैं 2011 के बाद से, जब से ममता बनर्जी आई, कम से कम 300 हत्याएं बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हुई हैं। उनकी क्या गलती है कि उन्होंने ममता बनर्जी का विरोध किया? दूसरा, एनसीआरबी डेटा देखिए अंजना जी, कौन सा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं होती हैं? वो भी पश्चिम बंगाल है। और 2021 2 मई याद करिए, जब परिणाम आए उसके बाद 52 राजनीतिक हत्याएं हुई, गिरफ्तार किया जाता। पूरा प्रदेश जल रहा था और ममता बनर्जी मस्त थी। और यह बात कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच जब आदेश पारित किया, उसके बाद कही कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अब कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे 2021 भूल गए। 2021 खबर आ रही है फलता थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है अजय पाल शर्मा के खिलाफ, और अब ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बताया जा रहा है कि अजय पाल शर्मा के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है इसी थाने में। कल देखिए चुनाव किस तरह से होते हैं, इस पर नजर रहेगी। 142 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। देखते रहिए आज तक। देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।